हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैड वन की वीक वन की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमवीसी डिजाइन पैटर्न के बारे में। सो एमवीसी डिजाइन पैटर्न एक डिजाइन पैटर्न है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। तो जो एमवीसी पैटर्न है उसका फुल फॉर्म है एम स्टैंड्स फॉर मॉडल, वी स्टैंड्स फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। इसका मतलब है जितने भी हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशंस हैं उसके मेनली हम उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ताकि हम उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए कोड को। जैसे अगर हमें कोई दो तीन डेवलपर्स को अगर एक ही किसी वेब एप्लीकेशन में काम करना है तो हम इन्हीं तीन मेन पैटर्न्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली आप जितने भी वेब एप्लीकेशन देखते हो, जितने भी वेबसाइट देखते हो, वो बेसिकली इन्हीं थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है: मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। ये थ्री मेन कंपोनेंट्स है एक वेब एप्लीकेशन या फिर एक वेबसाइट का। और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं एमवीसी डिजाइन पैटर्न। तो जो जो मेन पर्पस है एमवीसी एमवीसी पैटर्न का, वो ये है कि हम एक एप्लीकेशन, एक वेब एप्लीकेशन को एक स्ट्रक्चर में हम कैटेगराइज कर पाए, एक स्ट्रक्चर में हम उसके फंक्शंस को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए। मैं समझाता हूँ कैसे। तो हर एक पार्ट का उसका रिस्पेक्टिव एक स्पेसिफिक रोल होता है। जैसे जो मॉडल पार्ट होता है वो हैंडल करता है हमारे बिजनेस लॉजिक्स को। जितने भी हमारे जो वेब एप्लीकेशन का जो मेन लॉजिक है, फॉर एग्जांपल अगर वो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है तो जो मॉडल होता है वो होता है उसका लॉजिक, बिहाइंड द लॉजिक, उसका लॉजिक क्या है उस वेबसाइट का। तो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में उसका ऑब्जेक्टिव होगा या फिर उसका लॉजिक होगा कि बायर्स आके अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक ऑनलाइन बुक स्टोर का हो, एक वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट, तो उसका मॉडल होगा, उसका बिजनेस लॉजिक होगा कि बायर्स आके बुक्स रीड कर सकते हैं या फिर परचेज कर सकते हैं। तो हर एक वेबसाइट का या वेब एप्लीकेशन का उसका एक पर्सपेक्टिव लॉजिक होता है जिसपे वो पूरा वेबसाइट बेस्ड होता है, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरा वेबसाइट का वर्किंग होता है। नेक्स्ट होता है हमारा पार्ट व्यू। तो व्यू करता है कि वो यूजर इंटरफेस पे फोकस करता है। मतलब कि जितना भी आप एक वेबसाइट को जब भी आप ओपन करते हो तो जो मेन आप देख रहे हो वेबसाइट, वो व्यू के अंदर आ रहा है। जितना भी आप विजुअली एक वेब एप्लीकेशन को देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेज़न की वेबसाइट को लॉग इन करते हो, तो जितना भी जो होम पेज पे आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड होता है या फिर जितने भी ऑफर्स आपको शो होते हैं, वो सब आता है व्यू के अंदर, क्योंकि वो होता है आपका वेबसाइट का एक तरीके से फ्रंट एंड। एंड नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर एक तरीके से एक एक मीडिएटर की तरह काम करता है जो कि व्यू और मॉडल लेवल के बीच में काम करता है। मतलब कि अगर वो यूजर से इनपुट लेगा एंड वो आउटपुट भी देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी किसी फॉर एग्जांपल आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, अमेज़न या फिर उस पे आप अपना कोई प्रोडक्ट चूज़ करते हो और उसके बाद आप उसको कार्ट में ऐड करते हो या फिर आप उसको बाय करते हो। तो जो एक फंक्शन होता है कि आप कार्ट में ऐड करना, एक एक बटन को आप क्लिक करते हो, जो कार्ट में ऐड करना वो होता है कंट्रोलर का काम, क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा होता है, उस एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो वेबसाइट आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाए। तो जो कंट्रोलर का पार्ट होता है एज अ मीडिएट टू एक्ट एज अ मीडिएटर और बिटवीन मॉडल एंड व्यू लेवल। तो चलो हम सारे पार्ट्स को अच्छे से और डिस्कस करते हैं। तो मैंने भी जैसे बताया, मॉडल होता है किसी भी एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक, उसका मेन आइडिया कि वो वेबसाइट किस मोटिव को लेकर वर्क कर रहा है या फिर वो किस
यूजर्स को टारगेट करके किस यूज केस को वो टारगेट कर रहा है। तो उसकी फंक्शनैलिटी यही है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीविंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। मतलब कि जितना भी डेटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर अमेज़न वेबसाइट की बात करें, तो जितना भी डेटा होता है उस वो उनके पास कि हमारे उनके पास कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या फिर कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स अवे कौन-कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये सब आता है डेटा का पार्ट होता है। तो उसको स्टोर करना, उसको मैनिपुलेट करना। मतलब कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, अगर वो सिर्फ़ की क्वांटिटी है सिर्फ़ 10, मतलब वो सिर्फ़ 10 प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल है। तो जैसे ही एक यूज़र एक प्रोडक्ट बाय कर लेता है, वो अपने डेटाबेस में अपडेट कर देते हैं कि अब इसकी क्वांटिटी सिर्फ़ 9 है। ये काम होता है मॉडल का। अगर जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कोई प्रोडक्ट अमेज़न में आउट ऑफ स्टॉक या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट में, शॉपिंग वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। तो जो आउट ऑफ स्टॉक होता है, वो अपडेट होता है मॉडल के थ्रू। वो अपने डेटाबेस को चेक करते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक स्मार्टफ़ोन परचेज़ करने को सोचा है या फिर एक लैपटॉप, तो अगर वो सेम मॉडल नहीं है, तो वो मॉडल हमें आउट ऑफ स्टॉक बेसिकली वो चेक करेगा कि उनके डेटाबेस में वो सेम प्रोडक्ट है कि नहीं, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया। एंड नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स कोर लॉजिक सच एज़ कैलकुलेशंस, डेटा वैलिडेशन या जितने भी कोर लॉजिक्स होते हैं एक वेबसाइट को वर्क करने का, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइसिंग या फिर ऑफर्स, डिस्काउंट्स, जितने भी कोर लॉजिक्स होते हैं किसी भी वेबसाइट, तो वो भी मॉडल लेवल ही हैंडल करता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई जैसे इन एन ऑनलाइन बुक स्टोर, तो मॉडल वुड मैनेज इन्वेंटरी। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल एक डेटाबेस रखते हैं कि उनके पास कौन-कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एंड हियर जैसे एग्ज़ाम्पल में बुक स्टोर की बात करें तो कौन कस्टमर की डिटेल्स क्या है, उनकी ऑर्डर हिस्ट्री क्या है, ये सब देखता है मॉडल लेवल। तो की पॉइंट्स ये है कि मॉडल लेवल हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द मॉडल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्यू एंड कंट्रोलर, मतलब दोनों से ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए। देन सेकंड वन इज दे कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एंड अदर पर्सिस्टेंट स्टोरेज सिस्टम्स। मतलब कि वही कि आप वो डेटाबेस से थ्रू आउट कनेक्शन मेंटेन करके रखता है एंड थ्रू आउट वे कम्युनिकेट करके रहता है अपने डेटाबेस से। एंड नाउ नेक्स्ट हम व्यू की बात करते हैं। तो व्यू होता है हम हमारा यूआई, किसी भी वेबसाइट का जो विजुअल पार्ट होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं या फिर वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं, तो जो फ्रंट एंड होता है किसी वेबसाइट का, उसी को ही हम वो ही व्यू लेवल के अंदर आता है। तो मेन फंक्शनैलिटी होता है कि डिफाइंस यूजर कंपोनेंट्स, मतलब कि यूजर कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है, उनकी वर्किंग नहीं कराता। मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल एक बटन है, वो बटन को एज़ आपके सामने प्रेज़ेंट करता है, बट वो बटन का फंक्शनैलिटी वो कभी नहीं करता है, क्योंकि वो कंट्रोलर के पार्ट में आता है। कि कोई बटन हो या फिर कोई फीचर हो, आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है, अगर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न की बात ले लें तो जैसे ऐड टू कार्ट एक ऑप्शन होता है या फिर बाय लेटर का भी एक ऑप्शन होता है। तो ये जो ऐड टू कार्ट ऑप्शन जो आप विजुअली देख पा रहे हो, वो ऑप्शन कंट्रोल करता है व्यू, और जो एक्चुअल वर्किंग है कार्ट में ऐड करने में किसी प्रोडक्ट, वो कंट्रोलर के पास होता है। तो अ, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्ट्स एनी चेंजेस मेड टू द डेटा। अगर अ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है आफ्टर अ मॉडल अपडेट। फॉर एग्जांपल मेरा जो मॉडल जैसे मैंने आपको बताया वो था एक बिज़नेस लॉजिक, मेन फंडामेंटल उस वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल कुछ नए फीचर्स ऐड करता हूँ मैं अपने वेबसाइट पे। जब नए फीचर्स ऐड करेगा, वो विज़िबल होता है व्यू लेवल में, कि कैसे एक यूज़र को पता चलेगा कि नया फीचर ऐड हुआ है कि नहीं? ऑब्वियसली उसको तभी पता चलेगा जब वो वेबसाइट पे देख रहा होगा।
तो जो दिखाने का काम होता है वेबसाइट का, कंटेंट का, वो काम होता है व्यू का। तो कभी भी जब मॉडल लेवल में कुछ चेंज आता है, तो वो व्यू लेवल में हम देख पाते हैं उसको। एग्जाम्पल वही दिया कि अगर बुक स्टोर से एग्जाम्पल ले तो जितने भी अवेलेबल बुक्स हो या फिर परचेसिंग ऑप्शंस हो, वो सब व्यू लेवल में आता है। एंड अगर की पॉइंट्स की बात करें, तो यही दो की पॉइंट होंगे कि व्यू लेवल शुड बी पैसिव एंड शुड नॉट कंटेन बिजनेस लॉजिक। मतलब व्यू लेवल अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो बिजनेस लॉजिक को कंटेन नहीं करना चाहिए। एंड दे शुड बी अपडेटेड व्हेन द मॉडल चेंज। मतलब अगर मॉडल चेंज होता है तो वो भी व्यू लेवल पे अपडेट होना जरूरी है। नाउ हम बात करते हैं कंट्रोलर के बारे में। तो कंट्रोलर होता है मेन जो एक तरीके से एक कंट्रोलर हमें एक इनपुट रिसीव करता है फ्रॉम द यूजर एंड फिर अपनी जो मॉडल है उस मॉडल और व्यू लेवल को मैनिपुलेट करता है और जो यूजर है उसको आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको व्यू और मॉडल का टू एग्जांपल ऑफ अमेजोन शॉपिंग वेबसाइट। तो उसी एग्जांपल को हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करती हूँ। जो ऐड टू कार्ट दिखा रहा है मुझे या फिर जो भी प्रोडक्ट्स मुझे दिख रहा वो व्यू के अंदर आ गया। एंड जो प्रोडक्ट दिखा रहा है मुझे वो एक लॉजिक है, एक मतलब वो प्रोडक्ट उनके डेटाबेस में स्टोर्ड है। सो प्रोडक्ट्स जितने भी होंगे वो मेरे मॉडल के अंदर आ गया एंड जो मुझे दिख रहा है वो व्यू के अंदर आ गया। अब जब मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मेरा कंट्रोलर ही होता है जो कि व्यू लेवल और मॉडल लेवल को मैनिपुलेट करता है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उस प्रोडक्ट को मॉडल लेवल अपनी इन्वेंटरी से एक कम कर देगा। अगर 10 प्रोडक्ट्स थे तो 9 कर देगा और जो बटन्स है उसके उसको फंक्शनैलिटीज ऐड कर। तो ये था कि ये दोनों के बीच में एक्ट करता है। वो फंक्शनैलिटी मैंने समझा links the user's interaction with the application such as clicking a button to the corresponding model। जिस मैंने आपको बताया कि कैसे एक बटन के क्लिक का एक फंक्शन ऐड कर। अगर सिर्फ व्यू रखोगे तो बस वो बटन दिखेगा, उसके कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन ऐड करता है कंट्रोलर। देन वही इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू विद। तो डिसाइड करके क्या करना चाहिए इसके साथ। अगर जो भी यूजर दे रहा है इंफॉर्मेशन या फिर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है यूजर, उस हिसाब से क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया जैसे फॉर एग्जांपल बाय नाउ करते हैं हम बुक स्टोर में, तो कंट्रोलर इन्वेंटरी में भी अपडेट कर देता है, रिफ्रेशेस द व्यू। जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कैसे मॉडल इन्वेंटरी चेंज करता है और व्यू में भी चेंज आता है। एंड की पॉइंट्स की बात करें तो कंट्रोलर के पास मिनिमम बिजनेस लॉजिक होना चाहिए, इतना कि जितने भी इनपुट्स है उसको मैनिपुलेट कर पाए मॉडल के साथ। बिजनेस लॉजिक मतलब मॉडल की बात हुई। एंड ये भले ही मीडिएट करता हूँ मॉडल और व्यू को दोनों कंट्रोल करता हूँ बट इनको मॉडिफाई नहीं कर सकता ये कंट्रोल लेवल। मॉडल और व्यू लेवल को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता लेकिन कंट्रोल कर सकता है, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। नाउ अगर जैसे अभी आपने तीनों एमवीसी तीनों समझा तो एक वर्कफ्लो के साथ इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टेप वन, द यूजर इंटरेक्ट्स विद अ व्यू बाय सबमिटिंग अ फॉर्म और क्लिकिंग अ बटन। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म खुलता है आपके सामने तो फॉर्म आता है व्यू लेवल के अंदर। एंड देन स्टेप टू में द कंट्रोलर रिसीव दिस इनपुट एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू। कंट्रोल डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। जैसे अगर यूजर ने सबमिट किया है उसके साथ क्या करना चाहिए ये डिसाइड करता है कंट्रोलर। स्टेप थ्री के अंदर आ गया, द कंट्रोलर अपडेट्स द मॉडल विच माइट इन्वॉल्व एडिंग न्यू डेटा मॉडिफाइंग। हाँ फॉर एग्जांपल आप एक न्यू फॉर्म भरते हो तो कंट्रोलर डिजायर अपडेट कर देगा मॉडल में। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक अपना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन भरते हो किसी या फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपना फॉर्म भरते हो।
जो आपका फॉर्म है, जो आप जितना भी इंफॉर्मेशन आपका नेम, आपका कॉलेज का नेम, जितना जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अपडेट होगा कंपनी के डेटाबेस पे। तो ये काम करता है कंट्रोलर। आपकी जो वेबसाइट है उसको अपडेट करना ना विद द हेल्प ऑफ मॉडल। कंट्रोलर मॉडल को इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसको अपने डेटाबेस में स्टोर कर लो। एंड स्टेप 4 है, वंस द मॉडल इज अपडेटेड इट triggers द व्यू टू रिफ्लेक्ट दिस चेंजेस। तो मतलब जैसे ही मॉडल अपडेट होता है, तो उसमें आपको फॉर्म देखने को मिलता है, इट triggers द व्यू। जैसे कंट्रोलर ने जो आपने जो फॉर्म भरा उसको मॉडल को सेंड किया कि इसको अपडेट करो अपने डेटाबेस में। जैसे अपडेट हो जाए डेटाबेस में, वो व्यू के पास जाता है कि अब इस फॉर्म को दिखाओ यूजर को। तो ये अपडेट, तो ये था एक वर्क फ्लो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो वही ऑनलाइन शॉपिंग का मॉडल में आता है कार्ड्स का डेटा, कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने किए हुए, क्वांटिटीज क्या क्या होंगी, व्यू में आप जो भी देख पा रहे हो। कंट्रोलर वही एक्शन हैंडल करेगा दोनों के बीच। तो ये था एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एमवीसी वर्कफ्लो का। तो अगर एमवीसी पैटर्न का हम एडवांटेजेस के बारे में बात करें, तो उसके मेनली 4 एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन होता है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। जैसे ईच कंपोनेंट हैज अ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूविंग कोर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे अगर हमने वेब एप्लीकेशन को जब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वर्क फ्लो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन होता है उसके वर्किंग के लिए। देन सेकंड वन वुड बी स्केलेबिलिटी। इट इज easier to scale the application by working on each component separately। मतलब वो ज़्यादा स्केलेबल होता है अगर हम हर एक पार्ट पे सेपरेटली काम कर रहे थे। एंड नेक्स्ट वन इज टेस्टेबिलिटी। मतलब जब भी कंपोनेंट्स आइसोलेट होते हैं तो उनको टेस्ट करना आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे व्यू पार्ट में दिक्कत आ रही है, मतलब किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड में दिक्कत आ रही है, तो हम व्यू लेवल को चेंज कर सकते हैं या फिर व्यू लेवल पे काम कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग द कंट्रोलर एंड द मॉडल पार्ट। सिमिलरली अगर किसी फंक्शन में दिक्कत आ रही है, कंट्रोलर पे दिक्कत आ रही है, तो हम कंट्रोलर पार्ट पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। या फिर कोई नया फीचर हमें ऐड करना है, तो हम कंट्रोलर और व्यू को यूज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द मॉडल पार्ट। एंड नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली, काम कर सकते हैं व्यू मॉडल लेवल पे। मतलब दे वोंट अफेक्ट ईच अदर। अगर उनको इंडिपेंडेंटली काम करना है तो वो कर सकते हैं, तो कोलैबोरेशन में भी हेल्प करता है। तो ये 4 एडवांटेजेस थे मेनली एमवीसी पैटर्न के। देन अगर कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहला होगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉडल इन एमवीसी। अभी बताया मैंने आपको कि मॉडल ही एक बिजनेस लॉजिक को इज द मेन बिजनेस लॉजिक बिहाइंड एनी वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट। किसी वेबसाइट का मेन बिजनेस लॉजिक होता है, वही मॉडल के अंदर आता है कि मतलब बेसिकली वो क्या फंक्शन या फिर क्या उसका यूज केस क्या है। सिमिलरली मैंने पूछा है, हाउ डज कंट्रोलर इंटरेक्ट विद व्यू एंड मॉडल। तो समझा मैंने आपको कि कंट्रोलर यूजर से इनपुट लेगा, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, जब मॉडल के पास चेक या फिर भेजेगा, उसके बाद वापस व्यू में ट्रिगर होगा। मैंने आपको शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल दिया कि आप कैसे आप उसको कार्ट में करते हो, तो वो मॉडल के पास जाता है पहले, देन से आपके व्यू के पास आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग एनवीसी पैटर्न। एनवीसी पैटर्न यूज करने का मेन बेनिफिट मैंने आपको बताया, अभी बताया था ये 4 एडवांटेजेस बताए थे आपको कि आप कैसे स्केलेबिलिटी में कैसे हेल्प करता है, कैसे टेस्टेबिलिटी में हेल्प करता है, और कैसे इसको कोलैबोरेट करने में भी हेल्प करता है। यही 4 है मेनली एडवांटेजेस एमवीसी पैटर्न के। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैन द व्यू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मॉडल इन एनालिसिस? तो इसका आंसर है नो। व्यू डायरेक्टली मॉडल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। कंट्रोलर को एज अ मीडिएटर एक्ट करना पड़ेगा। तो व्यू भी मॉडल से इंटरेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली, मॉडल भी वापस व्यू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। दोनों को अगर इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से तो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। कंट्रोलर acts as a mediator between these two, मॉडल एंड व्यू। तो इतना ही था। आपको जितना भी एनबीसी के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें थी, तो ये एक वीक वन के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको एनबीसी के बारे में अगर कोई डाउट्स है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं डाउट्स अपने। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको मैड वन के रिलेटेड और भी टॉपिक्स और भी अच्छे से सीखना है, या फिर आपको मैड वन के कुछ और भी डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर करना है, देन आप मैड वन का एक कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो ये कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिलेगा। तो ये कोर्स होने वाला है, एक मेंटरिंग कोर्स होने वाला है जिसमें एक टीए आपको असाइन किया जाएगा। हर वीक वो टीए आपको एक लाइव सेशंस कंडक्ट कराएंगे जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। वीक में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस जो लाइव सेशन में जो टीएज है आपको डिटेल लेक्चर में आपको जो भी कॉन्सेप्ट में डाउट्स आ रहे हैं, या फिर आपको वीक कुछ समझ ही नहीं आया बिल्कुल, तो वो एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम से पहले रिवीजन सेशंस होंगे। एंड जितने भी आपकी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है, ग्रेडर असाइनमेंट्स है, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, उसके भी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करे जाएंगे बिफोर एग्जाम्स। तो इसके जो मेन फीचर्स हैं वो यही है कि आपके सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट्स क्लियर कर देंगे, जितने भी आपकी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग डाउट्स हैं। देन मैड वन में जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैड वन में लैब असाइनमेंट्स, एक ग्रेडिंग असाइनमेंट होता है, कोडिंग असाइनमेंट होता है मैड वन में। तो लैब असाइनमेंट में भी अगर आपको डिस्कस करना है, लैब असाइनमेंट्स में आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी कोड के लाइन में आप फंस चुके हो, तो वैसे केसेस में भी जो टीएज है आपकी हेल्प करेंगे, आपको पूरा कोड समझाएंगे लाइन बाय लाइन, या फिर आपकी कोड्स में भी मिस्टेक्स निकालेंगे अगर आपको सबमिट करने में कोई इश्यू हो रहा है तो। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इन कमेंट्स में दिए गए लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू।